बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। हम मुख्तलिफ इंटरवल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल अगर हमारे पास कोई सी भी दो रियल नंबर है ए व बी, ये दोनों क्या है? रियल नंबर है और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं ए व बी, तो इसका मतलब यह है कि यह है क्लोज इंटरवल। यानी इसका मतलब यह है कि इस इंटरवल में ए और बी दोनों शामिल है। ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 व 5 ये हमारे पास रियल नंबर है और मैंने लिख दिया कि 1 व 5। इसका मतलब यह है कि 1 भी इस इंटरवल में शामिल है और 5 भी इस इंटरवल में शामिल है। यानी मैथमेटिकली हम इसको इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। यानी 1 and 5 both are included in this इंटरवल। और नंबर लाइन पे हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। यानी 1 is less than or equal to 1 is less than or equal to 5, 1 is less than or equal to 5। हम क्या करेंगे? इस ओपन होल को हम क्या करेंगे? शेड दे देंगे। इसका मतलब है कि 1 is less than or equal to x, x is less than or equal to 5। ये तो हमारे पास क्लोज इंटरवल। इसके बाद है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल अगर हमारे पास कोई सी भी ए व बी दो रियल नंबर है और हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ए व बी, या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए व बी, तो इस किस्म का जो इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल कहलाएगा। और इसका मतलब यह है कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। यानी इसमें ए और बी जो है ये शामिल नहीं है। ए और बी इसमें शामिल नहीं है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये हो जाएगा a is less than or equal to a is less than x, x is less than b। यानी अगर मैं एक इंटरवल ले लूं 2 व 4, एक ओपन इंटरवल 2 व 4 ले लिया, तो नंबर लाइन पे हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4। और हम इस तरह ये ओपन होल जो है इसी तरह जोड़ देंगे, हम इसको शेड नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 is less than x, x is less than 4। इसका मतलब यह है कि 2 और 4 जो है ये इस इंटरवल में शामिल नहीं है। तो ये था हमारा ओपन इंटरवल। इसके बाद है हाफ क्लोज्ड इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल। हाफ क्लोज्ड इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। यानी अगर हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर है तो हाफ क्लोज इंटरवल, यानी ये पोजीशन हो सकता है ए व बी, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ए व बी। इसका मतलब यह है कि ए जो है ये तो इस इंटरवल में शामिल है लेकिन बी इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, यानी बी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इंटरवल एंड ए इज इंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंटरवल। इस तरह भी मैं लिख सकता हूं ए व बी, ए व बी। इसका मतलब यह है
कि ए इसमें शामिल नहीं है और बी जो है ये इसमें शामिल है, बी जो है ये इसमें शामिल है। पहले का जो मैथमेटिकल फॉर्म है यानी इसका ए व बी, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसका मतलब यह है कि a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन b। ये हमारे पास इनइक्वालिटी में मैथमेटिकल फॉर्म ये है। दूसरा जो हमारे पास है a व b, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि a इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू b, a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब नंबर लाइन पे मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, हमारे पास ये ले रहा हूं -2 व 3, -2 व 3, इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है, ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। -2 एंड 3, -2 एंड 3, चूंकि -2 इस इंटरवल में शामिल है तो -2 को हम शेड दे देंगे और उसको इस तरह ओपन होल रहने देंगे। इसका मतलब यह है कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 3, ये इसके लिए है। अब हमारे पास दूसरा जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल 0 व 3, 0 व 3, यानी इसका मतलब यह है कि 0 जो है ये इस इंटरवल में शामिल नहीं है, 3 इस इंटरवल में शामिल है। तो इसका रियल नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 एंड 3। इसका मतलब यह है कि 3 इसमें शामिल है तो 3 को आप शेड दे दोगे और 0 को इस तरह ओपन होल छोड़ दोगे। तो इसका मतलब यह है कि 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये था हमारा इंटरवल, इसका थोड़ा कुछ कंसेप्ट था। इसको हमारे पास क्या कहते हैं, हाफ क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल। इसको ये भी कह सकते हैं कि क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट। इसको हम क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट। तो ये था हमारा इंटरवल, ये इंटरवल था, इसको हमने डिस्कस किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करने से पहले, डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा। कंसेप्ट के बाद एक दो एग्जांपल भी लेंगे, उसके बाद मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करूंगा। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिजल्ट इतना छोटा आएगा। 1 over 10, 1 over 100, 0.01, 1 over 1000, this is equal to 0.001, 1 over 10,000, 1 over 10,000, 0.0001। यानी आप देख रहे हो कि हमारा डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा हो रहा है, यहां पे देखो 10 था तो रिजल्ट छोटा था, जब 100 हो गया तो रिजल्ट उससे भी छोटा हो गया, जब हमारे पास 1000 हो गया तो रिजल्ट उससे भी छोटा हो गया, जब हमारे पास 10,000 हो गया तो रिजल्ट उससे भी छोटा आ गया। यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा होगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा होगा रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा। अगर इस प्रोसेस को मैं इस तरह कंटिन्यू रखूं, कंटिन्यूसली, हमारे पास आखिर में रिजल्ट आएगा 1 over 10 raised to power n। अब ये n क्या है, अगर इस n को मैं सफिशिएंटली लार्ज ले लूं, यानी बहुत बड़ी वैल्यू कंसीडर करूं इस n को, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो टेंड्स टू 0 आएगा। यानी 0 नहीं होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा, इतना छोटा होगा कि हम इसको 0 के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। आप देख लो डिनोमिनेटर 10 था तो 0.1, 100 हो गया तो छोटा हो गया, 1000 हो गया तो और भी छोटा हो गया, जब 10,000 हो गया तो इससे भी छोटा हो गया। अब अगर ये वैल्यू मजीद में इस तरह कंटिन्यूसली बढ़ाता जाऊं, यानी 1 over 10 raised to power n, यानी n को मैं सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करूं, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करूं, तो अंडरस्टूड बात है कि इस फ्रैक्शन का जो टोटल रिजल्ट है
वो क्या होगा, वो टेंस टू जीरो होगा, यानी इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी कि हम इसको जीरो के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, जीरो के बराबर नहीं होगी, 1/10 raised to power n इज नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो के बराबर नहीं आएगा। हाँ, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी इसका जो रिजल्ट है 10 उसको मैं जीरो के बराबर कंसीडर कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा होगा हमारे पास रिजल्ट उतना ही क्या आएगा, उतना ही छोटा आएगा। तो यहां पे एक दो कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास 1/x है और इस x की जगह पे मैं 0 पुट करूं, 1/0, तो अंडरस्टूड बात है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। यानी क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी 1/0 जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है। हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड रिजल्ट आता है, और इस अनडिफाइंड रिजल्ट को मैं इंफिनिटी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अभी मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, पहले एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर 1/x है और इस x को मैं सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करूं, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू यानी बहुत बड़ी वैल्यू है। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। यहां पे जो इंफिनिटी आपको नजर आ रहा है ये नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया है। जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया है तो उसको मैं कंसीडर कर सकता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट टेंस टू जीरो, यानी 1/infinity, यानी लार्ज क्वांटिटी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट जीरो है। तो 1/0 यानी 1/x इज इक्वल टू 1/0, ये अनडिफाइंड, इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा, और 1/x यानी 1/infinity, अगर x को मैं सफिशिएंटली लार्ज कंसीडर करूं तो 1/infinity इसको मैं क्या कहूंगा, जीरो कंसीडर करूंगा। अब मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक और एग्जांपल दे रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू को डिस्कस करने के लिए। ये हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, यहां पे हमारे पास 0 है और यहां पे हमारे पास 1 है और इस साइड पे हमारे पास -1 है। अब मैं 0 और 1 का जो है ये क्या कर रहा हूं, इसका मिड पॉइंट मालूम कर रहा हूं। यानी मैंने आपको अब ये फ्रेज समझाना है कि x टेंड्स टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज क्लोजर टू 0, यानी x की वैल्यू इतनी कम है कि हम इसको 0 के बराबर ले सकते हैं। अब ये पॉइंट मैं इधर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, मैं 0 और 1 का मिड पॉइंट ले लूं, यानी m1, तो वो हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। अब यहां पे हमारे पास 1/2 आ गया। अब मैंने 1/2 और 0 का फिर मिड पॉइंट लेना है, यानी m2, दिस इज इक्वल टू 1/2, 0 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 into 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 raised to power 2। यानी इसका रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट 1/4, और 1/4 का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, 0.25, 0.25। अब हमारे पास ये 1/4 आ गया। अब 0 और 1/4 का एक दफा फिर मिड पॉइंट ले रहा हूं, यानी m2, m3, दिस इज इक्वल टू 1/2, 0 + 1/2 raised to power 2, this equal to 1/2 raised to power, ये हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 1/8, यानी 1/2 की पावर 3, और हमारे पास 1/8 जो है इसका रिजल्ट आ रहा है 0.125, 0.125। अब हमारे पास ये 1/8 हो गया। अब अगर इसका मैं 3 मिड पॉइंट ले लूं, यानी m4 ले लूं, तो m4 हमारे पास क्या आएगा, वो 1/2 into 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, यानी 1/16, 1/16, और इसका रिजल्ट आ रहा है 0.0625, एंड सो ऑन। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जितना भी इसका मिड पॉइंट ले रहा हूं, यानी इसका एवरेज निकाल रहा हूं, ये वैल्यू छोटी से छोटी होती जा रही है।
देखो पहले 0.5 था, फिर 0.25 हो गया, फिर 0.125 हो गया, फिर 0.0625 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास एक्स सीक्वेंस बन रहा है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब अप टू सो ऑन 1/2 रेज़ टू पावर n एंड सो ऑन। मेरे पास ये इस किस्म का एक्स सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड से भी इस तरह एक्स सीक्वेंस बनेगा, यानी -1 और 0 का अगर आप ले रहे हो -0.5 आएगा, फिर उसका -0.5 और 0 का ले रहे हो तो -0.25 एंड सो ऑन। इसी तरह एक्स सीक्वेंस नेगेटिव साइड में भी बनेगा। हमारे पास ये एक्स सीक्वेंस बन गया। अब आप देख रहे हो जब मैंने 0/1 का मिड पॉइंट यानी एवरेज निकाल लिया तो 1/2 आ गया, यानी रिजल्ट छोटा हो गया। जब मैंने 0/1/2 का एवरेज निकाल दिया तो रिजल्ट और भी छोटा हो गया। जब मैंने इसका एवरेज निकाल दिया 0/1/4 का तो रिजल्ट और भी छोटा हो गया। यानी हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया 1/2। अब यहां पे जरा कंडीशन देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, अगर इस n को मैं क्या कंसीडर करूं कि n सफिशिएंटली लार्ज है, n क्या है, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा 1/2 की पावर n, इस n की जगह पे इंफिनिटी पुट करो, 1/2 की पावर इंफिनिटी से इंफिनिटी आता है और इसका रिजल्ट क्या है, 0। अब इसका रिजल्ट क्लोजर टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 1/2 की पावर n जो है ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है 1/2 की पावर n will tends to 0 as n tends to इंफिनिटी। यानी जितना भी इस n को मैं सफिशिएंटली लार्ज बना रहा हूं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास वो रिजल्ट क्लोजर टू 0 आ रहा है। यानी इट फॉलोज दैट एज n इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन 1/2 की पावर n एंड 0 डिक्रीजेस। अगर n को बढ़ा रहा हूं तो 1/2 की पावर n और 0 के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि इफ वी टेक n sufficiently large then the difference between 1/2 की पावर n and 0 can be made very small। यानी हमारे पास अगर n sufficiently large लिया जाए तो 1/2 की पावर n और 0 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा रह जाता है। वो क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा रह जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, saying that limiting values of 2 की पावर 1/2 की पावर n will tends to 0 as n tends to infinity। यानी हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू जो इसकी होगी वो टेंड्स टू 0 होगी अगर n सफिशिएंटली लार्ज है। अगर n हमारे पास क्या है, सफिशिएंटली लार्ज है। तो ये भी थोड़ा कुछ लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट था। इसके बाद मैं एक और भी एग्जांपल दे रहा हूं। आई थिंक आपको थोड़ा कुछ ये जो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ आया होगा। इसके बाद मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एग्जाम्पल एक और देना चाहता हूं। किस किस्म का, कि a + 1/10, a + 1/10 स्क्वायर, a + 1/10 क्यूब, कॉमा a + 1/10 रेज़ टू पावर n। अब ये सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। इस सीक्वेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, दिस विल टेंड्स टू as n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर मैं n को सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करूं, यानी n जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इस सूरत में हमारा जो ये सीक्वेंस है इसका टोटल रिजल्ट a के बराबर आएगा। इसका टोटल रिजल्ट a के बराबर आएगा अगर हमारे पास n सफिशिएंटली लार्ज है। हमारा जनरल टर्म चूंकि ये है, अब इसकी मैं लिमिटिंग वैल्यू लूंगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a + 1/10 रेज़ टू पावर n, दिस इक्वल टू a प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/10 रेज़ टू पावर n, a + 1/10 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 10 रेज़ टू पावर 2 से 100, 3 से 1000 एंड सो ऑन। जिस तरह यहां पे मैं तमा बढ़ाता जा रहा हूं 10 रेज़ टू पावर वो जो है हमारे पास रिजल्ट बढ़ आ रहा है। अब अगर इसकी क्वांटम सफिशिएंटली लार्ज ली जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा a + 1/10
10 रेज़ टू पावर इंफिनिटी से क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। अब लार्ज क्वांटिटी एज ए डिनोमिनेटर आ गया, तो हमारे पास आ गया a प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू n। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर n सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू है तो a प्लस 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर n, ये सारा सीक्वेंस जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, अप्रोचेस टू a होगा, टेंस टू a होगा, यानी इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी, वो इस सीक्वेंस की a होगी अगर हम n को सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करें। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू को कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। वो एग्जांपल ये है कि हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर 2 कामा 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 2, 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3 डैश 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 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n। अब ये सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, इस सीक्वेंस का जो रिजल्ट है, इस सीक्वेंस का जो रिजल्ट है ये क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 होगा। किस सूरत में, अगर हमारे पास n जो है ये सफिशिएंटली लार्ज हो, यानी अगर हमारे पास n को हम सफिशिएंटली लार्ज, n की कीमत हम बहुत बड़ी वैल्यू कंसीडर करें, तो इस सूरत में हमारे पास इसका, इस सारे सीक्वेंस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दिस विल टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। हमारे पास जनरल टर्म 1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर n है, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में पुट किया है, n की जगह पे इंफिनिटी पुट करो तो 1 ओवर 2 की पावर इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी आएगा, और 1 ओवर इंफिनिटी चूंकि लार्ज क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, तो इस सूरत में हमारे पास 1 ओवर इंफिनिटी का रिजल्ट 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक और एग्जांपल है 4 रेज़ टू पावर 1, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन 4 रेज़ टू पावर n। अब इसको देखो, ये फ्रैक्शन नहीं है, हमारे पास सिंपल एक सीक्वेंस है। अब अगर हमारे पास n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इस सूरत में ये टोटल सीक्वेंस का जो रिजल्ट है, दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, लिमिटिंग वैल्यू में जो रिजल्ट होगा वो टेंड्स टू इंफिनिटी होगा अगर हम इस n को सफिशिएंटली लार्ज कंसीडर करें। किस तरह, हमारा जनरल टर्म ये है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 4 की पावर इंफिनिटी। अब देखो 4 की पावर 1 से 1, 2 से 16, 3 से 64 एंड सो ऑन, यानी मतलब जितनी भी मैं ज्यादा ले रहा हूं इसका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, इसका रिजल्ट इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम यहां n की जगह पे सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू कंसीडर करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। इसका हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। मैंने लिमिटिंग वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कोशिश की है। अब मैं डिफिनेशन की तरफ आता हूं, फिर डिफिनेशन में एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे। अब हमारे पास है लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमारे पास टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक है लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमने क्या डिस्कस करना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन डिस्कस करना है। इफ f of x is a function, if f of x is a function, f of x हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, and c y l and c y l are the real numbers, are the real numbers, यानी c व l हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, then l is the limit of, then l is the limit of f of x, l क्या है, l is f of x का क्या है, l is f of x का क्या है, लिमिट है f of x as x approaches to c, approaches to
सी, यानी मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c f of x दिस इज इक्वल टू l। तो ये l इस फंक्शन का क्या है, ये इसका लिमिटिंग रिजल्ट है, यानी l इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर मैं इस f of x में x की जगह पे c पुट करूं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट यानी फंक्शनल वैल्यू होगा, यानी f of c इज द एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू ऑफ f of x। और ये जो x टेंड्स टू c है, x टेंड्स टू c का मतलब क्या है कि x c के बराबर नहीं है, लेकिन x और c के दरमियान जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं c ले सकता हूं। यानी हमारे पास देखो 1.999 एंड 2। अब ये देखो 1.99 एंड 2 ये बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं राउंडिंग डेटा में इसको ले लूं तो अप्रोक्सीमेशन में कह सकता हूं कि 1.99 इज 10 to 2, यानी ये अप्रोक्सीमेशन में 2 के बराबर है, एक्चुअली बराबर नहीं है। इस तरह x is not equal to c, this implies that x tends to c। जब x tends to c है और आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली है तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, l आ रहा है, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, if f of x is a function and c व l are any real numbers then l is the limit of f of x as x approaches to c। और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि लिमिट x tends to c f of x equal to l। अगर हम इस x की जगह पे c को पुट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू है और ऊपर वाली जो है ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। अब if f of x gets larger and larger, अगर हमारे पास ये f of x larger and larger हो रहा है and becomes unboundedly large, तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, इस सूरत में हम ये कहेंगे कि लिमिट x tends to c f of x this is equal to infinity। यानी हमारे पास अगर f of x जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, gets larger and larger, यानी f of x जो है हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और हमारे पास ये f of x जो है ये अनबाउंडेडली हमारे पास लार्ज बन जाता है, तो हम कहते हैं कि x tends to c f of x is equal to infinity। अगर हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। If limit of the function exists then we can say that it is convergent। अगर हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू किसी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कह रहे हैं कि दिस इज डाइवर्जेंट। तो हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो ना, हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होती है तो कभी कभार इस तरह भी होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू अनडिफाइन आती है, कभी कभार इस तरह होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन होती है, लिमिटिंग वैल्यू अनडिफाइन होती है, कभी कभार इस तरह होता है कि लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो यूनिक नहीं होते, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास था लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। छोटा सा एग्जांपल कुछ यूं है कि find the limit of the function f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 when x tends to 2। अब इसका मतलब क्या है कि x 2 के बराबर नहीं है। अगर 2 के बराबर हो गया तो f of 2 is equal to 2 square minus 4 divided by 2 minus 2 4 minus 4 डिवाइड बाय 0 0 डिवाइड बाय 0, यानी 0 बटा 0 फॉर्म आ रहा है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमारे पास क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी कैलकुलेशन फिर हम नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास चूंकि लिमिटिंग वैल्यू हमने मालूम करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x जो है वो x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब इसकी फैक्टराइजेशन करो, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2
डिवाइड बाई x माइनस 2, ये कैंसल, रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, अब x जगह पे 2 पुट करो, 2 plus 2 is equal to 4. This is the limiting value of this function f of x. This is the limiting value of this function f of x. अब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू जो है ये दो किस्म का हो सकता है। दो किस्म का किस तरह? अगर मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है 2, तो इस 2 से लार्जर वैल्यू भी हो सकती है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, और इस 2 से स्मॉलर वैल्यू भी हो सकती है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। यानी अगर मैं राइट साइड पे 2.00000001 फॉर एग्जांपल ये ले तो 2.1234560000001 ये 2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2.00000001 दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। यानी लिमिटिंग में मैं ये इसको 2 के बराबर कंसीडर कर सकता हूं। 2 के बराबर है नहीं, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू में कंसीडर कर सकता हूं। इसी तरह हमारे पास अगर इस साइड पे मैं ले लूं कि 1.99999, अब आप देख रहे हो कि 1.99999 इज नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर नहीं है ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में ले लूं, लिमिटिंग में ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि 1.99999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू जो है ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक राइट साइड से लार्जर साइड से हो सकता है और एक लेफ्ट साइड से यानी स्मॉलर साइड से हो सकता है। तो हमारे पास जो लार्जर साइड है इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी किसी फंक्शन f ऑफ x का ये राइट हैंड लिमिट है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2f ऑफ x। इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 बार f ऑफ x। इस बार का मतलब मनफी नहीं है, इस बार का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी मैं इसको लेफ्ट साइड से लिमिट ले रहा हूं। दूसरा हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, इसका एक नोटेशन है लिमिट x टेंड्स टू 2f ऑफ x, यानी तीर का निशान जो है ये नीचे की तरफ होगा। राइट हैंड लिमिट में तीर का निशान क्या होगा? नीचे की तरफ। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। अब यहां पे प्लस का मतलब ये नहीं है कि एडिशन, यहां पे प्लस का मतलब एडिशन नहीं है। 2 के ऊपर जो प्लस लिखा गया है इसका मतलब है कि मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं। तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन का कांसेप्ट था, उसका डेफिनेशन था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को हल करेंगे और कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में या एग्जाम्पल में या एक्सप्लेनेशन में कोई दुश्वारी हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दर्ज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।